नमस्कार। मैं राजकुमार मिश्रा। आज आइए एक बार फिर से बात करते हैं बेहद संवेदनशील मुद्दे पर, जो समाज के व्यवस्थाओं को मूलतः हिला देने का काम कर रहा है। यह है पति पत्नी के मामले। मैं यह वीडियो लॉ विथ राज मिश्रा के लिए बना रहा हूं। मैं आपको परिवार की जो मूल व्यवस्था है, पति पत्नी के संबंधों का, इस विषय पर आज बात कर रहा हूं। इस समाज में पति पत्नी के रिश्ते इतने खराब और विकृत होते जा रहे हैं, जिसके वजह से मूलतः समाज में बहुत नकारात्मक असर पड़ रहा है। इस विषय पर हम आज विचार कर रहे हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो यदि आप शेयर कर देते हैं तो हो सकता है इसका लाभ दूसरे अन्य लोगों को मिले। मैं अपनी बात शुरू करता हूं अतुल सुभाष जी के आत्मत्याग के आधार पर। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमसे कैसे पैसे ऐंठने एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कितने पैसों का मामला है, और कैसे मुझे ये करने के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है, और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। देखिए, अतुल सुभाष एक आईटी के इंजीनियर थे। उनकी शादी हुई थी, हम सब जानते हैं इस बात को। एक बच्चा था उनका, और उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश में रहती थी। उत्तर प्रदेश से उसने दहेज प्रताड़ना का, डीवी एक्ट का, मेंटेनेंस का मुकदमा कर दी थी। इस मुकदमा को करने के बाद अतुल सुभाष, जो काफ़ी दूर रहते थे, करीब 1000 किलोमीटर दूर कोर्ट से, उनको हर पेशी पे आना पड़ता था। महीना में 1 बार 2 बार पेशी पड़ती थी परिवार न्यायालय की, और उनको आना पड़ता था। वो अपनी पत्नी के 125 मतलब भरण पोषण के आवेदन पर कोर्ट के आदेश से भरण पोषण दे रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी उनकी बच्चे से उनको मिलने नहीं दे रही थी। ये सब चीज़ें हम सबको पता है। जो कानून जानते हैं उसमें ये समझ सकते हैं वो लोग कि इस प्रकरण में कुछ अप्रत्याशित चीजें भी हो रही थी। मैं एक चीज समझ नहीं पाता हूं कि अतुल सुभाष तो आईटी के इंजीनियर थे, फिर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बेंगलोर से उत्तर प्रदेश फैमिली कोर्ट में सुनवाई के लिए आवेदन क्यों पेश नहीं किया। मैं हालांकि कुछ परिवार न्यायालय के मामले में पत्नी की ओर से उपस्थित हो रहा हूं, और मैं बड़े आराम से आवेदन करता हूं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ होता है। अतुल सुभाष के मामले में ये नहीं हो रहा था, क्यों मुझे पता नहीं। देखिए, पत्नी तलाक देने के लिए एलिमनी मांग रही थी, कुछ करोड़ रुपया।
अतुल सुभाष देने को तैयार नहीं थे। पत्नी का बहुत ज्यादा प्रेशर था, कोर्ट स्टाफ कोर्ट का भी दबाव था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस तरह की हरकतें तो हो ही नहीं सकती है। पति पत्नी के बीच में एलिमिनी मतलब एक मुश्त राशि देकर पत्नी लेकर प्राथमिक रूप से विवाह को विच्छेद कर देती। अगर ये सब चीजें थीं तो ये पति पत्नी के सहमति से होता। कोर्ट कैसे प्रेशर बनाती थी कि आप 1 करोड़ दीजिए या 5 करोड़ दीजिए या 50 लाख रुपए दीजिए? कोर्ट तो कभी इस विषय पर प्रेशर नहीं बना सकती थी। यदि अतुल सुभाष अपने मामले में इंटरेस्ट लेते या किसी कानून के जानकार से पूछते तो मैं समझता हूं कि अतुल सुभाष के आत्मत्याग की बात को हटाया जा सकता था। हम जैसे साधारण लोग भी पतियों को ये समझा ले जाते हैं कि नहीं, इसमें आत्मत्याग करना या बहुत कोई बुरा कदम उठाना कहीं से उचित नहीं है। मैं इस वीडियो के अंत में आपको मेरे साथ जो एक घटना घटी है पति पत्नी के मामलों में, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। मेरे परिचित का घटना था, वो जरूर बता रहा हूं। देखिए, मेरी समझ से अतुल सुभाष अगर किसी कानून के जानकार से मदद लेते या उनके बीच का कोई व्यक्ति जो कानून का समझ रखता होगा और वो मदद करने को आता तो इस तरह की घटनाएं नहीं घट पाती। देखिए, अतुल सुभाष की ये घटना नहीं है, इसके अलावा कुछ घटनाएं हैं। नितिन पढ़ियार इंदौर के व्यक्ति थे। इन्होंने पति और पत्नी के मामलों में, पति पीड़ित थे लेकिन इनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही थी, इन्होंने आत्महत्या कर लिया। राजीव गिरी भोपाल से थे, उन्होंने अपने पति पत्नी के मामले में आत्महत्या कर ली। उनका शादी तो 30 साल हो चुका था, फिर भी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा दिया और ये राजीव गिरी आत्महत्या कर लिए। इनके अलावा नरेश कुमार थे बेंगलोर से, उन्होंने आत्मत्याग किया। मानव शर्मा थे, टीसीएस में इंजीनियर थे, ये आगरा के रहने वाले थे, इन्होंने भी आत्महत्या कर ली। इसके अलावा सिद्धेश थे महाराष्ट्र के, उन्होंने भी आत्मत्याग किया। और कई व्यक्ति थे, मगध थे हरियाणा के, इन्होंने ही ऐसे पत्नी से पीड़ित होकर आत्मत्याग कर दिया। दीक्षित चौहान थे सूरत से, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। इन सब चीज़ों में मैं एक चीज़ कॉमन पाता हूं कि पत्नी जो आरोप पति पर लगा देती है अदालतों में, ये अदालतें उसको ब्रह्मा का लकीर मान लेती हैं। अदालतें इस विषय पर विचार करती ही नहीं हैं कि पत्नी ने जो कहा वो गलत भी हो सकता है। प्रथम दृष्टया ही सच मान लेती हैं और पति के ऊपर हेवी अमाउंट लगा देती हैं भरण पोषण का, जबकि कानून बिल्कुल अलग है, प्रयोग में एकदम अलग हो रहा है। देखिए, अतुल सुभाष के पहले भी इस तरह की घटनाएं घटती थीं और अतुल सुभाष के बाद भी इस तरह की घटनाएं आज भी घट रही हैं। लेकिन ये जो कुछ व्यक्तियों का नाम बताया मैंने, ये मीडिया में आ गया, इस कारण सब लोग जान गए। बहुत सारा केस मीडिया में नहीं आ पाता, लोगों को पता नहीं चल पाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें पुरुष की गलती है कि स्त्री की गलती है। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय कानून का जो स्त्रियों के, पत्नियों के पक्ष में झुकाव है, उस झुकाव का पत्नियां नाजायज फायदा उठा रही हैं और इस नाजायज फायदा उठाने के कारण से आज के तारीख पर पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसे कई मामले परिवार न्यायालय के मेरे पास भी हैं, मैं देखता हूं और मेरे जैसे लोग पढ़ के समझ जाते हैं कि ये पत्नी गलत आरोप लगा रही है, गलत बात बता रही है। पति का पक्ष ठीक से सुन लिया जाए तो सच सामने आ जाएगा, लेकिन जज साहब लोगों को कहीं इसमें कोई रुचि नहीं होती। पत्नी ने कहा और आपकी पत्नी है इसलिए आप उसको भरण पोषण दीजिए, जबकि पत्नी को भरण पोषण पाने के लिए कई नकारात्मक पहलुओं से भी गुजरना होता है, पर अदालतें उनको थाली में सजाकर भरण पोषण की राशि दे देती है। अब आपसे
आपकी पत्नी भरण पोषण की राशि जितना भी 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 जितना भी महीना लेती है वो अपना काम करती है। इसके अलावा पत्नी उसी पैसे से वकील को देकर अपने पक्ष से मुकदमा लड़ती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी फिर विस्तार से उस विषय पर बात करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है रजनेश वर्सेस नेहा। इस जजमेंट में इतनी बातें उल्लेखित हैं कि पत्नी को बड़ी आसानी से भरण पोषण मिल ही नहीं सकता। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य, कानून ऐसा है, कानून का पालन करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में भी समझ में आता नहीं है। मूल पति पत्नी के रिश्ते खराब होने के पीछे मूल कारण है इस तरह के कानून का गलत रूप से प्रयोग होना। देखिए, इस संबंध में मैं एक बहुत बारीक बात बताता हूं आपको। निश्चित रूप से यह बात आपके भी काम आ सकता है। देखिए, आपकी मान लीजिए आपकी पत्नी है और पत्नी अपने जीवन काल में अपने मायके की संपत्ति में दावा नहीं करती है कि उस संपत्ति में मेरा हक भी है, जबकि हर स्त्री को, हर बेटी को अपने मायके की संपत्ति में भी अनुपातिक रूप से बराबर हिस्सा मिलने का नियम बन चुका है। यदि पत्नी अपने जीवन काल में मायके के हिस्से को लेने के लिए दावा नहीं करती है और पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो पति इस प्रकार का दावा अपनी पत्नी के मायके में नहीं कर सकता। आप समझिएगा इस बात को, हमारे कानून को। ठीक इसके उलट सोचिए, यदि पति मर जाता है तो ऐसी स्थिति में पत्नी अपने पति के मृत्यु के बाद उसके पुश्तैनी, पति का कमाया हुआ जो संपत्ति है, स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति है, उसमें तो पत्नी का हिस्सा है ही। इसके अलावा पति का जो पुश्तैनी संपत्ति है उसमें भी पत्नी दावा कर सकती है और उसको भी उसमें हिस्सा मिल सकता है कानून की दृष्टि में। अब एक बात पर पीछे लौटता हूं। अतुल सुभाष जी के आत्म त्याग के बाद हम सब जानते हैं कि उनकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई, वो जेल गई 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जो भी जेल में रही। जेल के बाद बेल मिला उनको, वो घर आ गई। अब मुकदमा चल रहा है और लगभग ऐसे मामलों में ये अपराध सिद्ध होना 90% संभावना है कि अतुल सुभाष की पत्नी को सजा नहीं होगी। ऐसी स्थिति में जब वो केस खत्म हो जाएगा तो अतुल सुभाष की पत्नी, अतुल सुभाष की संपत्ति में, अतुल सुभाष का खुद का जो कमाया हुआ होगा उसमें तो पूरा ही, और अतुल सुभाष की पैतृक संपत्ति में दावा कर सकती है। वैसे भी अतुल सुभाष का बच्चा है, बच्चे को खड़ा करके कर सकती है। अगर वो बच्चा, जैसा हम सब जानते हैं, बच्चा नाबालिग है तो नाबालिग का नैसर्गिक बलि माता है। अतुल सुभाष की संपत्ति पाने के लिए स्वयं वादी होगी और बच्चे को भी वादी बनाएगी, और अतुल सुभाष के भाई बहन, पिताजी, माँ जो भी है उनको प्रतिवादी बना के कोर्ट में केस फाइल कर सकती है कि अतुल सुभाष की संपत्ति उसको चाहिए। ये बात बेहद चिंता का है, बेहद संवेदनशील है। ऐसी स्थिति में इन समस्याओं का हल आत्मत्याग कदापि नहीं है। किसी भी तरह से आप पत्नी को एलिमिनी एक मुश्त राशि देकर झगड़े को सेटलमेंट करना है, इसके लिए तैयार मत होइए। हर महीना दीजिए। हर महीना देते समय पत्नी को बहुत सारे नुकसान हैं। एक साथ राशि पाकर वो बड़े आराम से कल शादी कर लेगी, परसों नौकरी ज्वाइन कर लेगी, उसका लाइफ सेटल हो जाएगा। आप एक मुश्त एलिमिनी देकर अपना जीवन भर उसका किस्त पटाते रहेंगे। तो एलिमिनी देकर इस समस्या से हल पा लेना कहीं से उचित नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले बताया था, मैं अपने साथ की एक घटना बताता हूं। यह घटना थोड़ा पुराना है। मेरे एक परिचित हैं
अभी भी हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मित्र हैं मेरे। उनका पति पत्नी का विवाद हो गया। वो अपने पति पत्नी के झगड़ों के कारण मुझे बताया करते थे। कोई अगर कोर्ट में वो जाते थे, कोई अगर अच्छी या बुरी बात होती थी तो वो मुझे बताते थे। मैं समझता था, सुनता था, इनको समझाता था। चूँकि अब उनकी पत्नी से मेरा संपर्क नहीं था तो मैं उनको क्या समझाता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वो कुछ दिन पहले से इस विषय पर चर्चा कर रहे थे मुझसे, किंतु एक दिन वो आए और मेरे ऑफिस में बैठ के उन्होंने बताया कि जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। पत्नी मेरे साथ नहीं रहती, माँ बाप वैसे भी नाराज हैं, भाई इसी बात को लेके मेरे से बातचीत कई साल से नहीं कर रहा है। मैं क्या करूँगा इस दुनिया में रह के, अकेले रह के। कुल मिला के उन्होंने उस समय मुझे बहुत ज़्यादा नकारात्मक बातें बताई। ऐसी बातें कि जैसे उनको अपने जीवन से अब मोह रहा ही नहीं, जीवन जीने का उनके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे थोड़ा सा भनक लगा। मैं उनको बैठाया और करीब करीब 1.5-2 घंटे समझाता रहा। अंततः मैं उनको ये बात समझा पाने में सफल रहा कि जीवन से अब आपको मोह नहीं है तो जीवन होने का मतलब भी कुछ नहीं है। यदि आप अपना जीवन छोड़ना चाहते हैं तो वो व्यक्ति जो इसके लिए जिम्मेदार है उसको क्यों ना बर्बाद कर दीजिए। मैं अपने मित्र को ये समझा सका कि जब आपको अपना जीवन त्याग ही देना है तो अपने सिर पर कफन बांध के निकलिए और दुश्मन को मटिया मेट कर दीजिए। अपने जीवन का उद्देश्य यही बना लीजिए कि आप तो शरीर छोड़ ही रहे हैं, लेकिन दुश्मन आपका इस दुनिया में, इस संसार में सुख और शांतिपूर्वक क्यों जिएगा। तो ऐसी स्थिति में आप सिर पर कफन बांधिए। दुश्मन का जिस तरह से नुकसान हो सकता है, जिस तरह से दुश्मन बर्बाद हो सकता है, दुश्मन को बर्बाद करिए। अपनी पूरा शक्ति, पूरा ज्ञान, पूरी क्षमता दुश्मन को बर्बाद करने में लगा दीजिए। ये घटना घट गई। उसके बाद मैं उनको जब समझाया तब महसूस होता था कि फिर वो अपने केस में इंटरेस्ट ज़्यादा लेने लगे थे। कई दूसरे वकीलों से संपर्क करते थे, इस केस में क्या करना चाहिए, आगे मुझे कैसे बढ़ना चाहिए, ये समझाते थे, पूछते थे, लोगों से समझने की कोशिश करते थे और बहुत आक्रोशित होके अपने पत्नी के मायके वालों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिए। मैं उनको बताया कि कुछ काउंटर केस भी इस संबंध में दर्ज होते हैं। तो पति, चूंकि नाम बताना कहीं से उचित नहीं है इसलिए मैं नाम उनका नहीं बता रहा हूं, तो पति ऐसी परिस्थिति में अपने ससुराल वालों पर बहुत से 3-4 काउंटर केस फाइल कर दिए। लास्ट में यह हुआ कि दोनों पक्षों में समझौता हुआ। मेरे मित्र अब बहुत खुशहाल हैं, उनका पारिवारिक जीवन भी बहुत खुशहाल है, दोनों अच्छे से रह रहे हैं। अब बच्चे हो गए, बच्चे बड़े बड़े हो गए, इसलिए अब दोनों का जीवन अच्छे से चल रहा है। अभी कुछ साल पहले उन्होंने ये बात मेरे से बताई कि जिस दिन मैं उनको समझाया था कि अपने सिर पर कफन बांध के निकलिए, दुश्मन को बर्बाद करिए, उस रात मेरे मित्र आत्महत्या करने जा रहे थे। उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी आत्महत्या की। देखिए, मानवता के नाते, मानव होने के नाते मैं ये कहता हूं कि आत्मत्याग और जीवन में से जीवन जीना ज्यादा कठिन है, आत्मत्याग कर देना ज्यादा आसान है। यदि आप अपना जीवन छोड़ देते हैं तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट का निर्णय और उस निर्णय पर अडिग रहने से आपका जीवन त्याग हो जाएगा। लेकिन उस कठिन परिस्थितियों में जो जटिल होते हैं, जटिल परिस्थितियों में लड़ के बाहर निकलना सचमुच धैर्य की बात है।
अब मैं उनको उनकी ये सब बातें याद कराता हूँ तो बहुत हंसते हैं और कहते हैं कि मिश्रा जी आपने मेरा जीवन बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये मेरा वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, और अच्छा हो कि शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी और को भी इसका फ़ायदा हो और वो इस तरह के पति पत्नी के मामलों से बरी हो पाए। धन्यवाद आपका।